एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश इन 10 मिनट्स, चौंक गए ना ये टाइटल देखकर? तो बिल्कुल चौंकना भी चाहिए। आप लोगों के लिए लाइव आने से पहले जो आजकल सारी लोग करते हैं ना, टीजर्स जो हैं वो बताए जाते हैं। पिक्चर आने से पहले जो टीजर्स दिखाए जाते हैं ना, हमारा भी यही है। एएमआरएस में एक चीज़ है जिसमें है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश इन 10 मिनट्स। तो आज मेरी कोशिश यही है कि मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश 10 मिनट्स में आप लोगों को करवाऊं। और सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं EMRS 2025। ये क्या है? ये मेरे 3-4 लेक्चर्स जो रहेंगे वो 10-10 मिनट में आपको पूरा, इसमें मैंने मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश के पार्ट्स को जो है वो लिया है और मैं आप लोगों को डिटेल्ड यानी कि लाइव जाने से पहले पहले मैं टीजर्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में बताइएगा। और अगर मेरी चीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, मैंने भी अपने अंदर चेंजेस जो हैं वो करने शुरू करे हैं। और चलिए EMRS का मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे ऐप पर देख सकते हैं। और सबसे पहले मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश को पहले यहाँ पर इसको बताने से पहले शुरू करते हैं। देखो, कभी आपने सोचा है इंग्लिश जो कि एक छोटे से ग्रुप के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, कैसे वो इतनी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इंग्लिश that once a small island's language became a global language? कैसे बन गई? बताओ बताओ कैसे बनी? छोटे से लोगों, मतलब थोड़े बहुत लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी की, मतलब अपने आप को जो है लोग इंग्लिश के माध्यम से बताने लगे। तो चलो चलते हैं, चलो मेरे साथ चलो। लंदन से लागोस तक, दिल्ली से आप जो है, हम दिल्ली से कैरिबियन तक चलेंगे, यानी कि लंदन की फॉगी स्ट्रीट से कैरिबियन आइलैंड्स, जो चमकीले कैरिबियन आइलैंड्स है ना, वहाँ तक घूम कर आएंगे। यही तो है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश। लंदन से लागोस, दिल्ली से कहाँ चलें? दिल्ली से चलते हैं कैरिबियन, यानी कि यही जो है वो हमारी मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश है। और चलिए सबसे पहले लेट्स बिगिन दिस लिटरेरी जर्नी दैट इज शॉर्ट, क्रिस्प एंड अनफॉरगेटेबल। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश। सब तो चलो बात करते हैं मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश है क्या। देखो, मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश में कब स्टार्ट हुई? मॉडर्न राइटिंग स्टार्ट हुई लेट 19th और 20th सेंचुरी में, जब दुनिया बदल रही थी ना। तो सबसे पहले जब दुनिया बदल रही थी, क्यों बदल रही थी दुनिया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, दुनिया बदल रही थी। तो लोगों ने सोचा कि जो चीज़ चली आ रही है ऐसी तो दुनिया नहीं है। अब इसीलिए, और दुनिया के बदलने का कारण वर्ल्ड वॉर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, स्ट्रगल्स था, माइग्रेशन था। और यहाँ पर जब राइटर्स ने कहा व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, व्हाई कांट वी, हम क्यों नहीं चेंज हो रहे भाई? हमें हु एम आई इन दिस, और राइटर्स का एक क्वेश्चन था, हु एम आई इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड? मैं कौन हूँ इस चेंजिंग वर्ल्ड में? मैं कौन हूँ? देखो, मॉडर्न राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश, मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर, या मॉडर्न राइटिंग, जब आप जो ये ले रहे हैं मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही तो है हमारा टॉपिक, मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 19th एंड लेट 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ? सबसे पहले वर्ल्ड वॉर्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और माइग्रेशन हुआ। इसके बाद लोगों को ये लगा, राइटर्स को लगा कि व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, हु एम आई इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड? मैं कौन हूँ? अपनी आइडेंटिटी को पहचान देने के लिए ये मॉडर्न राइटिंग्स स्टार्ट हुई। मॉडर्न राइटिंग्स जो हैं, अब बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं, मॉडर्न राइटिंग में आप जो परंपरागत चीज़ों से हटकर आपको चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब ये टर्म्स आपको देखने को मिलती ही रहेंगी। रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या है ये रियलिज्म? व्हाट एग्जैक्टली इज रियलिज्म? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारा का सारा आपका मॉडर्न राइटिंग का
ये आपका मॉडर्न राइटिंग का है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एक लाइन जो है इनके बारे में बता दूं तो वो उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। तो रियलिज्म के बारे में अब अगर हम बात करें तो रियलिज्म का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही दिखा दो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ आइडियलाइजेशन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि विचारों की नदी, विचार एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा। आइडेंटिटी, जब राइटर ये फील कर रहा था हु एम आई इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। कॉलोनियलिज्म, व्हेन इंग्लैंड वाज मेकिंग इट्स कॉलोनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड and how the colonized felt at that time. Displacement, जब लोग अपने ही देश में अपने आप को एलियन फील कर रहे थे। ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इन द मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब बात करते हैं रीजन वाइज हाईलाइट्स लेते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश जो ले रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से हमने स्टार्ट करा है तो ब्रिटेन में सबसे पहले हमारा है वॉइसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। दिख रहा है आपको, वॉइस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, टूटी हुई आवाजें। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं और मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट जो करा है वो ब्रिटेन से करा है। टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये तीन राइटर्स आपको मॉडर्न एज के सबसे ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए मॉडर्न एज को, जिन्होंने अपने वर्क्स में मॉडर्न एज को ट्रूली रिप्रेजेंट करा, वो यही है। टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, दे ब्रोक विथ ग्रामर एंड टाइम इटसेल्फ। उन्होंने ग्रामर को, ये नहीं हमें परंपरागत ग्रामर को अपनाना है, उन्होंने कहा कि वी शुड शो ह्यूमन थॉट्स। और इंसान के विचार कभी लीनियर वे में नहीं चलते, फ्रेगमेंटेड होते हैं। और इसीलिए क्यों दुनिया के सामने लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं मगर अंदर से दे आर लोनली, एलिनेटेड एंड सर्चिंग फॉर मीनिंग। फेरता रहूं मैं यहाँ वहाँ, वो फीलिंग। तो उन्होंने टी.एस. इलियट है, उनकी अगर आपने पोएम पढ़ी है द वेस्टलैंड, तो उसमें उन्होंने क्या है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीपल हैव बिकम मॉरली यानक्स। तो ये जो मॉरली डिग्रेडेड जनरेशन है दैट शुड नॉट गिव बर्थ टू अनदर मॉरली डिग्रेडेड जनरेशन। वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, इन्होंने दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि ये इस भरे पूरे संसार में इंसान अकेला है और जब उसके विचार चलते हैं, उसके इंटीरियर डायलॉग चलते रहते हैं, बिकॉज he finds himself unable to talk to another person because people want to speak but they don't want to listen to others agony। किसी और की दुख को सुनना नहीं चाहते। स्पीकर्स अच्छे हैं, लिसनर्स अच्छे नहीं हैं। तो टी.एस. इलियट हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जॉयस हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मॉडर्निज्म का एक बहुत बड़ा पिलर है, यू कैन से दैट। और यहाँ पर है भाई, मैंने आपको बताया था अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, जो ओपनिंग लाइन है। एंड व्हाई ही चोज दैट दिस लाइन, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने बताया कि वो खुद ही कहते थे कि भाई ये मॉरली डिग्रेडेड जनरेशन है और एक मॉरली डिग्रेडेड जनरेशन दूसरी मॉरली डिग्रेडेड जनरेशन को जन्म देगी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अमेरिका। अब हम दूसरे रीजन पे चलते हैं एंड दैट इज अमेरिका। अमेरिका में लॉस्ट एंड फाउंड। देखो अमेरिका में एक आपने टर्म सुना होगा, लॉस्ट जनरेशन। ये लॉस्ट जनरेशन जो वर्ड है इसको फेमस करा है हेमिंगवे ने, बट इस ये वर्ड देने वाली थी गर्ट्रूड स्टीन। ये जो राइटर्स थे एक्चुअली एक्सपैट्रिएट्स थे और इनका ये मानना था, ये वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल इनका एक तरीके से इनका विश्वास खत्म हो चुका था और लॉस्ट जनरेशन, इनको गर्ट्रूड स्टीन ने कहा था कि यू आर लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन ये राइटर्स थे ना, ये दो वॉर्स के बीच में खुद को खोया हुआ पाते थे। इन्होंने कहा था क्योंकि ये पुराने आइडियल से डिसेंचेंटेड हो चुके थे एंड दे वर सर्च, ये राइटर्स जो थे they were trying to search meaning in the fragmented modern world. So Hemingway, Faulkner and major writers इसके यही हैं। and
हेमिंगवे, फॉकनर एंड फिजरोल्ड। और इन्होंने जो है, ये मैंने कहा, इसके बाद इनमें टोनी मॉरिसन भी जुड़ी थी, जिन्होंने बिलवड जो उनका वर्क है, हेमिंगवे, फॉकनर, फिजरोल्ड। फिजरोल्ड का एक है द ग्रेट गैट्सबी, लॉस्ट जनरेशन कहलाती है, जो मैंने अभी आपसे कहा, ये दो वॉर्स के बीच में दे वर कंप्लीटली डिसिल्यूजन्ड। हेमिंगवे, फॉकनर, फिजरोल्ड और टोनी मॉरिसन इसमें जुड़ी। एक इनको एक चीज ये कहता कि वी हैव मनी बट वी आर पुअर विद मॉरल्स। पैसा है मगर मॉरल्स नहीं है। नहीं है भैया, नहीं है मॉरल, पैसा है मगर मॉरल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश यही कर रही हूँ कि इसको, इनको पता है डिटेल में बताने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मगर पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट में चीज़ें जो हैं वो बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छी भी रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ये हुआ लॉस्ट जनरेशन, पीपल यहाँ पे ब्रोकन बाय वॉर एंड ड्रीम्स। टोनी मॉरिसन जो है, जिनका बिलवड बहुत ही फेमस वर्क है बिलवड, उन्होंने ब्लैक आइडेंटिटी, ब्लैक पीपल के दर्द को जो है वो दिखाया है। और ग्रेट गैट्सबी जो है वो दैट वाज द इल्यूजन ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम का इल्यूजन जो है वो दिखाया है। और बिलवड हिस्ट्री का ट्रॉमा, ड्रीम का इल्यूजन दैट इज ग्रेट गैट्सबी, और बिलवड हिस्ट्री का ट्रॉमा। तो चलिए, अमेरिका स्पोक ऑफ ड्रीम्स एंड वुंड्स। नेक्स्ट वन इज इंडिया, भारत, द पोस्ट कॉलोनियल अवेकनिंग। भाई देखो, भारत में ये तीन राइटर्स आपने सुने होंगे, आर के नारायण, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय। बेसिकली ये जो राइटर्स हैं ना, इन्होंने इंडियन एक्सपीरियंस को इंग्लिश के साथ मिक्स करा है। और एक है ना, फिर भी दिल है, इन्होंने लिखा इंग्लिश में मगर दिल हिंदुस्तानी रखा। दे रॉट इन इंग्लिश मगर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और ये जो है ना, इन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों दिखाई है। इसके इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने बेसिकली फ्रीडम ऑफ जो थीम्स थी, फ्रीडम, फेथ, कास्ट, केओस ऑफ मॉडर्न इंडिया। फ्रीडम, फेथ, कास्ट, केओस ऑफ मॉडर्न इंडिया। आर के नारायण, उन्होंने गाइड लिखा है राजू का, किस तरीके से एक ठग से एक सेंटहुड की तरफ बढ़ना। अरुंधति रॉय ने कास्ट के बारे में लिखा है कि जो उनका एक जिसे कहना चाहिए एक सेमिनल वर्क है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसमें उन्होंने कास्ट के बारे में बताया है कि हाउ द मार्जिनलाइज्ड आर ट्रीटेड। सलमान रश्दी, ये बेसिकली जो जाने जाते हैं ना, मैजिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। इन सभी शब्दों के मीनिंग्स अगर आपको ढंग से पता करने हैं तो मेरा लाइव सेशंस जरूर लीजिएगा। ये टीजर्स हैं केवल, और दीज आर टीजर्स। अफ्रीका, द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंट, चिनुआ एशबे, नुगुकी वा थ्योंगो, ऑल्सो इंका। भाई देखो, अफ्रीका के बारे में बात करें और कॉलोनियलिज्म की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। अफ्रीका टर्न इंग्लिश इनटू वेपन ऑफ ट्रूथ। इन्होंने भाई कहा कि अपन बताएगा अपने बारे में मगर अपनी भाषा में बताएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, इसीलिए कॉलोनाइजर्स की भाषा यूज करेंगे और अपने पे हुए हर दर्द को दिखाएंगे मगर तुम्हारी ही भाषा में दिखाएंगे। एक एक दर्द जख्म को दिखाएंगे मगर तुम्हारी ही भाषा में दिखाएंगे। कि हम पे चिनुआ एशबे, जो कि बहुत फेमस है अपने सेमिनल वर्क, एंड दैट इज कौन सा, बताओ बताओ, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट उनका सेमिनल वर्क है। इग्बो कम्युनिटी के बारे में उन्होंने बताया, शैटर्ड ट्राइबल लाइफ। इसके बाद न्यूगुगी वा थ्योंगो हो या ऑल्सो इंका हो, उन्होंने कहा है कि इस लैंग्वेज के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज, इंग्लिश के थ्रू, we will free people's mind from colonization। colonization से फ्री करेंगे भैया, भाषा तुम्हारी होगी मगर अब हुकूमत हमारी चलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। Their stories are about dignity and not about defeat। वो अपनी कहानियाँ जो लिखते थे अपनी डिग्निटी, अपने कल्चर, और उन्हें पता था कि अगर हमें अपने कल्चर को, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बताना है तो वी हैव टू यूज दैट लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द होल ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज नन अदर दैन इंग्लिश। तो ये इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को एक औजार की तरह यूज किया। और भाई
ये जो नुगुगी वा थ्योंगो है, उन्होंने तो कहा कि भाई वी मस्ट राइट इन आवर ओन टंग्स, और ओल सोइंका ने कहा कि भाई हमें अपने कल्चर को बताना है बट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। तो एक बहुत अच्छी कोट है जो चिनुआ एशबे की मैं आपको बताना चाहूंगी। अंटिल द लायंस हैव देयर ओन हिस्ट्रीज, सुनिएगा ध्यान से, अंटिल द लायंस हैव देयर ओन हिस्ट्री, until the lions have their own historians, until the lions have their own historians, history will always glorify the hunters। सही बात है भाई, अगर तुम्हारे खुद का इतिहास नहीं होगा तो वही लोग जो है, अगर शेर का खुद का इतिहास नहीं होगा, इतिहास बताने वाले नहीं होंगे, तो लोग तो केवल हंटर को ही जो है ग्लोरीफाई करेंगे। until the lions have their own historians, the history will glorify only hunters। तो लायन बनने का तो उसके बाद भाषा कॉलोनाइजर्स की बोलनी पड़ेगी, क्योंकि भैया समझाना तो पड़ेगा ना उनको उन्हीं की भाषा में। उसके बाद भाई देखो अभी यहाँ से ले रहे हैं, इसके बाद कैरिबियन, द सॉन्ग ऑफ सी। कैरिबियन राइटर्स में अगर हम लेते हैं तो डेरेक वेलकर्ट, वी.एस. नायपाल, जमैका किनसेड, ये आते हैं। और यहाँ पर ये अगर हम सॉन्ग ऑफ द सी लेते हैं तो ये है कैरिबियन राइटर्स। वेलकट ने कहा द सी इज हिस्ट्री। इन्होंने एग्जाइल और आइडेंटिटी के पेन पर बात करी है। उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ अपने आइलैंड के बारे में बताया है, आइलैंड की रिद्म को मिलाया है। नायपॉल के नॉवेल्स में, कैरिबियन राइटर है, नायपॉल के नॉवेल्स में आपको आयरनी देखने को मिलती है। बिलोंगिंग एंड एग्जाइल एक साथ है, इनकी जो थीम है दैट इज बिलोंगिंग एंड एग्जाइल, यही इनकी थीम है दैट इज। और इसके साथ मुझे क्या पूछना था, सी इज हिस्ट्री। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आई एम जस्ट थ्रोइंग अ क्वेश्चन टुवर्ड्स यू एंड दैट इज, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड दैट इज, विच राइटर रीरॉट जेन आयर फ्रॉम अ कैरिबियन वुमेन्स व्यू? विच राइटर रीरॉट जेन आयर, जेन आयर के राइटर को नहीं पूछ रही हूँ, विच राइटर रीरॉट जेन आयर फ्रॉम कैरिबियंस पॉइंट ऑफ व्यू? तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और आप लोग जो जवाब दे रहे हैं मुझे पता है कि आप जरूर जवाब देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर है भाई, यहाँ से मैं आप लोगों का, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा समय हो गया, थोड़ा समझाने लग जाती हूँ तो भावनाओं में बह जाती हूँ। खैर, दिस इज इंग्लिश सूत्रा, where wisdom, where words meet wisdom. And let's meet tomorrow. Don't forget to share with your friends if you want to. मिलते हैं कल टीजर्स के साथ। फिर अगर ये टीजर्स बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए देकर जा रही हूँ। कौन से राइटर ने रीरॉट करा था जेन आयर को कैरिबियन पॉइंट ऑफ व्यू से? दूसरा एक है, which community has been presented in Things Fall Apart, दूसरा क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन, from where the title of Things Fall Apart has been taken। तो ये 3 क्वेश्चंस है, मुझे पता है फटाफट जवाब दे दोगे, और मिलते हैं कल।